नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में, जिसके की अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। NIOS की माध्यमिक कक्षा या हाई स्कूल का, और इस विषय में हम लोग मॉड्यूल 2 में हैं इस समय, जिसका कि शीर्षक है अर्थव्यवस्था के विषय में। इसके अध्याय 5 के अंतर्गत हम लोग आज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जिनके विषय में हमने पूर्व के अध्यायों में चर्चा की है, उनकी पूर्ति करने के लिए जो संसाधन हमें मिलते हैं प्रकृति में, वो सीमित होते हैं, अर्थात वो दुर्लभ होते हैं। तो होता क्या है कि आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो संसाधन होते हैं, वो उनकी दुर्लभता के कारण हम लोग अर्थव्यवस्था में सभी के लिए एक साथ और सभी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हम लोग नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ ही दुर्लभता के कारण ही हम लोग चाहते हैं कि संसाधनों को नष्ट नहीं होने दें, क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं, अगर नष्ट होंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। तो इसलिए जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था होती है, वो इनसे संबंधित समस्याओं के हल ढूंढने में लगी रहती है। अब ये दुर्लभता और चयन की जो बात चल रही है, इसमें आपके जो किताब है उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, जिसको कि हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो उसमें उन्होंने एक सिचुएशन बताई है कि मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन पैसों को खर्च करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि अपने लिए एक कमीज खरीदें, या फिर आप अपने लिए एक किताब खरीदें, या फिर आप अपने दोस्त को देने के लिए एक गिफ्ट खरीदें, और एक और ऑप्शन आपके पास है, एक विकल्प और है आपके पास कि आप मूवी देखें या सिनेमा देखें, उसका टिकट खरीदें। तो जो कुल मिला के जो पैसे आपके पास हैं वो हैं 110 रुपये। तो अब आपको 110 रुपये में डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अब क्योंकि 110 रुपये आपके पास है, तो आप जान लेते हैं कि जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आप करना चाहते हैं, उनका क्या लागत है या उनकी कितने दाम हैं उनके। तो जो कमीज है वो 150 रुपये की है। इसी प्रकार से किताब 95 रुपये की है। जो गिफ्ट आप दोस्त के लिए लेना चाहते हैं वो 90 रुपये का है। और जो मूवी आप देखना चाहते हैं, जो सिनेमा आप देखना चाहते हैं, उसके टिकट का मूल्य 100 रुपये है। तो कुल मिलाकर ये जो चारों चीज़ें हैं, इनकी जो कुल लागत है वो 435 रुपये है। तो अगर आपके पास 435 रुपये होते तो आप फ्रीली कोई भी चीज़ इनमें से कर सकते थे या किसी भी विकल्प के साथ जा सकते थे। अब लेकिन क्या है, आपके पास केवल 110 रुपये है। तो 110 रुपये हैं, इसका मतलब है कि आपके जो संसाधन है वो सीमित हैं, आपके पास जो पूंजी का साधन है वो सीमित है। तो अब आपको इन 110 रुपये में डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो अब क्योंकि जो कमीज है उसका मूल्य 150 रुपये है और वो संभव नहीं कि आप 110 रुपये में खरीद पाएं, तो ये विकल्प तो आपके लिए खत्म हो गया। मतलब आप कमीज लेने की तो सोच ही नहीं सकते हैं। अब आपको जो करना है डिसाइड, वो इन 3 विकल्पों में से एक को चयन आपको करना होगा। तो अब इस स्थिति में आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास 110 रुपये हैं, 435 तो है नहीं, तो इसलिए आपके पास जो मुद्रा है वो सीमित है या दुर्लभ है। तो अब क्योंकि आप दुर्लभ संसाधन से क्योंकि 110 रुपये हैं, तो आप केवल एक ही चीज इन तीनों में से खरीद सकते हैं। तो अब आपके सामने कौन सी समस्या आ गई? चयन की समस्या आ गई। वो किसके कारण आई? दुर्लभता के कारण आई। दुर्लभता किस चीज की दुर्लभता? इस पैसे की दुर्लभता, या इस जो पूंजी है या मुद्रा है उसकी दुर्लभता। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपके लिए समस्या है, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए भी समस्या होती है कि वो जो उसके पास उपलब्ध जो संसाधन हैं उसकी मदद से किन किन वस्तुओं का उत्पादन करे, या जो संसाधन के जो वैकल्पिक उपयोग हैं उनमें से किसका चयन वो करे। तो ये दुर्लभता और चयन की समस्या होती है।
तो ये चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं। जैसे अभी आपने देखा कि आपके पास जो मुद्रा थी वो सीमित थी, केवल 110 रुपये ही आपके पास थे। दूसरी बात है कि संसाधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि आप पैसे का कई सारे आपके पास उपयोग थे। आप गिफ्ट भी दे सकते थे दोस्त को, अपने लिए कमीज ले सकते थे, किताब ले सकते थे, या फिर सिनेमा देख सकते। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनकी एक सूची बना सकते हैं, जिनका की अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या समस्याएं होती हैं? सबसे पहली समस्या है संसाधनों के आवंटन की समस्या। जो अभी आपने देखा कि आपको अपनी मुद्रा जो थी, पूंजी थी, उसके आवंटन की समस्या हो रही थी कि उस पैसे को किस चीज में लगाए। दूसरी जो समस्या होती है वो है संसाधनों के उपयोग की समस्या, और तीसरी समस्या होती है संसाधनों में समृद्धि की समस्या। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जिसको सबसे ज्यादा हम विस्तार से पढ़ेंगे, वो होगी संसाधनों के आवंटन की समस्या। तो आइए जानते हैं संसाधनों के आवंटन की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो संसाधनों के आवंटन में भी 3 प्रकार की आधारभूत समस्याओं का सामना अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्याएं हैं वो? पहली समस्या है किन वस्तुओं और सेवाओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो किन वस्तुओं का किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, एक समस्या ये है। दूसरी है कि कैसे किया जाए, मतलब जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है उसको किस विधि से किया जाए। कई सारी विधियां होती हैं, तो जिसमें सबसे, इसको भी हम पढ़ेंगे, सबसे जो कम लागत वाली विधि होगी, हो सकता है वो उसका उपयोग करें, या फिर जिस विधि से पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो तीसरी समस्या है संसाधनों के आवंटन में, वो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब किस वर्ग की आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए आप उत्पादन करें। आप अमीरों के लिए बनाएं या गरीबों के लिए बनाएं, तो किसके लिए करें। तो ये भी अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या आती है। तो आइए अब एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक समाज को जो सिलेक्शन होता है, चयन है, उसकी समान समस्या का सामना करना पड़ता है। वो भले ही विकसित समाज हो या विकासशील समाज हो, गरीब देश हो या अमीर देश हो, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, मतलब उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती हैं। जिस समाज को जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता है उस पे वो ज्यादा जोर देंगे और उस चीज का चयन करेंगे, संसाधनों का चयन करेंगे उस चीज के उत्पादन में, उन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए। जैसे जो गरीब इकोनॉमी है या गरीब अर्थव्यवस्था है, वो खाद्यान्नों की फसलों के उत्पादन और साइकिलों के निर्माण के बीच में कुछ चुन सकती है। ये खाली उदाहरण है, मतलब आपको समझाने के लिए उदाहरण है कि खाद्यान्न, कितने मात्रा में खाद्यान्न उगाने हैं या फिर साइकिलों का निर्माण करना है, दोनों में से किस में संसाधन को हम लगाएं और किस प्रकार से उनका उत्पादन करें, या तो साइकिलें बनाएं या फिर फसल उगाएं। अगला है जो अमीर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि विकसित हैं, उनके यहाँ हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि शॉपिंग मॉल और कारों के उत्पादन के बीच में वो लोग चयन करें कि भाई हम क्या चीज़ हमको करनी चाहिए। शॉपिंग मॉल को का कितने शॉपिंग मॉल बनाए जाएं या फिर अधिक से अधिक कारें बनाई जाएं। तो यहाँ पे ये दूसरी समस्या है, उनकी प्राथमिकता शॉपिंग मॉल और कारें हैं, जबकि जो गरीब जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्राथमिकता हैं वो हैं फसल, मतलब खाने के लिए अनाज, और साइकिलें जिससे गरीब लोग चलते हैं। इसके पश्चात है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ये उस विधि के चयन से संबंधित है कि किस प्रकार से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाना है। अब जब ये निश्चित हम लोग कर लेंगे कि किन वस्तुओं का उत्पादन होना है या किन सेवाओं का उत्पादन होना है, तो दूसरी जो समस्या हमारे सामने आती है कि कैसे उत्पादन करना है उनका। तो इसकी भी विधियां अलग अलग हो सकती हैं किसी भी चीज को बनाने की। तो अब वो किस पे डिपेंड करेगी, हमको किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है, कितनी भूमि चाहिए, श्रमिक चाहिए कि मशीनें चाहिए। तो इसमें क्या है,
इसमें दो प्रकार की विधियां हो सकती हैं। एक होती है श्रम गहन विधि। श्रम गहन विधि का मतलब हुआ जिसमें कि श्रम को महत्ता दी जाती है, जिसमें श्रम ज़्यादा मात्रा में होता है, जहाँ अधिक श्रम हो और मशीनें कम हो। और जो दूसरी विधि है वो है पूंजी गहन विधि। इसमें क्या होता है, पूंजी की महत्ता ज़्यादा होती है, मतलब मशीनें ज़्यादा होंगी, अधिक मशीनें होंगी और जो श्रम है वो कम होगा, मतलब मजदूर कम लगाएंगे और मशीनें ज़्यादा लगाएंगे। बल्कि जो श्रम गहन विधि है उसमें ज़्यादा मजदूर होंगे और मशीनें कम होंगी। तो एक तरह से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं उसमें श्रम गहन विधि ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या काफ़ी मात्रा में रहती है और पैसा होता नहीं ताकि आप मशीनें ले पाएँ। जबकि जो विकसित देश हैं वहाँ पर लोग कम होते हैं और मशीनें या तकनीकी उनके पास ज़्यादा होती है, तो वो लोग पूंजी गहन विधि का उपयोग करते हैं। तो अब जो तीसरी जो इसके अंदर जो चॉइस थी वो थी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए करना है, किसके लिए किया जाए। तो अब होता है ऐसा कि हमारे पास संसाधन है दुर्लभ, संसाधन है सीमित, सबकी आवश्यकताओं की तुष्टि तो आप कर नहीं सकते। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा किन की आवश्यकताओं की तुष्टि आपको करनी है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की तुष्टि करना संभव नहीं है। किसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, किसकी ज़रूरतों को आपको पूरा करना है, वो आपको सोचना है। तो किसकी आवश्यकताओं का ध्यान आप रखेंगे, इसके बारे में आपको इसमें विचार करना पड़ेगा। अब ये किस हिसाब से होगा कि आपको फसलों पे ध्यान देना है कि कंप्यूटर बनाने हैं, या फिर आप लोग गरीबों के लिए चीज़ें बनाना चाहते हैं या अमीरों के लिए बनाना चाहते हैं, और क्या जो आप चीज़ें बना रहे हैं उसमें उन वस्तुओं और सेवाओं में किसको कितना हिस्सा देना है। तो सभी जो ये निर्णय होते हैं ये समाज में आय और संपत्ति के वितरण से संबंधित होते हैं। मतलब किस हिसाब से आय और संपत्ति का वितरण समाज में है उसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। तो उसके बेस पे ये निर्णय लिए जाते हैं। तो ये हमने 3 प्रकार की चीज़ें देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हम आवंटन पर ही चले रहे हैं, तो सबसे पहला अब हम पढ़ेंगे इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो संसाधनों के आवंटन की समस्या होती है उससे कैसे लोग पार पाते हैं। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, अगर आपको याद हो तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता था, उसमें निजी स्वामित्व की बातें होती थी और साथ साथ वो लाभ का जो उद्देश्य होता था, प्राथमिक उद्देश्य होता था। आपको पता है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के चयन के मार्गदर्शन के लिए कोई केंद्रीय अधिकारी नहीं होता है, किसी प्रकार से भी किसी सरकार का इसमें कंट्रोल नहीं होता है। सारे उत्पादक फ्री होते हैं जो चाहें, क्योंकि इसको मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, या जिसमें फ्री टाइप की, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस प्रकार का भी इसके अंदर व्यवस्था होती है। तो इसलिए इसमें केवल उन वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा होती है। तो जिनकी मांग होती है केवल उन्हीं का ही क्यों किया जाता है, क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो बिना मांग वाली वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। जब उसकी मांग ही नहीं है और बेच नहीं पाएंगे तो उनको लाभ नहीं हो पाएगा। तो लाभ के लिए आवश्यक है कि वो केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करें जिनकी की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इसमें किया जाता है। और इसकी एक और विशेषता ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो उसका भुगतान कर सकते हैं, जिनको आवश्यकता है और जो उसमें उसके भुगतान के लिए भी तैयार हैं। केवल उन्हीं लोगों के लिए इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि केवल और केवल लाभ केंद्रित व्यवस्था होती है, लाभ ही इसमें केंद्र बिंदु होता है। तो जो उत्पादक हैं वो केवल उन वस्तुओं के उत्पादन से जिन्हें लोग नहीं खरीदते हैं अपने संसाधनों को हटा लेते हैं और उन वस्तुओं के उत्पादन में लगाते हैं जिन्हें लोग खरीदना पसंद करते हैं, और इस प्रकार से अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि
अभी इसने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें एक राजन नाम का एक व्यवसायी का उदाहरण दे रखा है। तो इसमें क्या है, इसमें वो शुरू में केवल कमीजों का उत्पादन कर रहा होता है। उसकी कपड़े की एक फर्म समझ लीजिए, कंपनी है जो कि कमीजें बनाकर बेचती है। तो क्या वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी कमीजें जो है वो बिकनी कम हो जाती हैं, उसकी जो सेल है वो गिरने लगती है, और सेल गिरने लगती है तो उसका लाभ कम होने लगता है। लाभ कम हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो देखता है बाजार में, लोगों को देखता है, अर्थ समाज में देखता है कि लोग टी शर्ट पहनना शुरू कर दिए हैं। अब टी शर्ट पहनना शुरू कर दिए हैं तो वो सोचता है कि भाई अब क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसको पता है कि लोगों की क्या मांग है, तो वो तुरंत कमीजों का उत्पादन बंद कर और टी शर्ट का उत्पादन शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से पहली वो सिलेक्शन कर लेता है, पहला चयन कर लेता है कि उसको किस वस्तु का उत्पादन करना है। अब दूसरी समस्या है कि उसको कैसे उत्पादन करना है, किस विधि से उत्पादन करना है। उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो एक प्रैक्टिकल करके देखता है, एक प्रयोग करता है। इसमें पहली जो सिचुएशन है उसमें वो 2 सिलाई की मशीनों के साथ काम करवाता है, 10 श्रमिक रखता है, और उसको जो कमीज है उसकी लागत 100 रुपये प्रति कमीज पड़ती है। तो 100 रुपये पर शर्ट उसका, पर टी शर्ट उसका खर्चा आता है। अब पता है उसको टी शर्ट बनानी है, तो फिर वो देखता है कि 5 अगर वो मशीनें रखता है और 8 लोग रखता है तो उसको जो है पड़ती है लागत 125 रुपये। तो वो समझ जाता है। अब इसमें वो क्या करेगा, न्यूनतम लागत किस में है, न्यूनतम लागत है इस वाली विधि में, जो पहली विधि है जिसको कि क्या कहेंगे, श्रम गहन विधि, अगर आपको याद हो तो, जिसमें कि श्रम यानी कि श्रमिक ज़्यादा हैं और मशीनें कम हैं और श्रमिक ज़्यादा हैं। तो ये वाला वो विधि चुनता है जिसमें कि उसको लागत केवल 100 रुपये पड़ती है, और वो 100 रुपये में कुछ प्रॉफिट जोड़कर आराम से अपनी टी शर्टों को बाजार में बेच सकता है। 110, 120 जितना भी वो उसमें से लाभ कमाना चाहे उस हिसाब से उसको बेच सकता है। तो वो कौन सी विधि चुनेगा, वो पहली विधि चुनता है। और इसकी एक विशेषता और आती है आवंटन की, कि न्यूनतम प्रति इकाई लागत पर वस्तुओं की अधिकतम मात्रा का उत्पादन होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब हम जो हमने पता है समाजवादी या नियोजित आर्थिक प्रणाली। तो नियोजित आर्थिक प्रणाली में क्या होता है, केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है जो कि क्या करता है, जो प्लानिंग करता है, जो आयोजन करता है, जो वो क्या करता है, वो उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अब उसने उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिए, तो अब जो उत्पादक हैं या जो फर्में हैं, जो कंपनियां हैं, उन लक्ष्यों के हिसाब से उत्पादन की तैयारी शुरू करती है, और जो संसाधनों का आवंटन है वो भी सरकार के द्वारा उसी जो लक्ष्य उनको दिए गए हैं उसी हिसाब से किया जाता है। तो इसमें सरकार का क्या जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, समाज कल्याण का उद्देश्य होता है, लाभ का कोई उद्देश्य इसके अंदर नहीं होता है। सरकार सभी को समान बनाना चाहती है, एक बराबर बनाना चाहती है। तो सरकार क्या करती है, सरकार जनसाधारण की जो आवश्यकताएं हैं, एक आम आदमी की जो आवश्यकता है, उसकी तुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। लेकिन किसके निर्णय पर करती है, अपने आप निर्णय लेती है, उसके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। इसमें जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम है कि जो संसाधनों का आवंटन है वो अधिक आदर्श ढंग से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सभी लोगों के चयन और वरीयता के ऊपर आधारित नहीं होता है। अगर जो ये नियोजित आर्थिक प्रणाली है, इसमें अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो चाहे कि उसके लिए कुछ एक विशेष प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर, या जिसको आप कह सकते हैं करवाना चाहे, तो वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी आवश्यकता की तुष्टि नहीं हो पाती, वो बल्कि पैसे देने को भी तैयार हो तब भी उसका काम नहीं हो पाता है। तो ये था नियोजित प्रणाली में जो संसाधन थे उनका आवंटन। इसके पश्चात है मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का एक मिला जुला प्रणाली है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सरकारी नियोजन
और साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था, इन दोनों का एक संगम होता है, दोनों का एक मिला जुला स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार के स्वामित्व में जो वस्तुओं और सेवाओं के जो जो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो दुर्लभ संसाधन होते हैं वो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, जो कि देश और लोगों की आवश्यकता होती है। सरकार को लगता है कि इन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है, तो सरकार ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो संसाधन है वो अपने कंट्रोल में रखती है, अपने स्वामित्व में रखती है, ताकि ऐसी चीज़ों की कमी ना हो पाए जो कि देश और लोगों के लिए आवश्यक हैं। जबकि जो धन कमाने के उद्देश्य से भी इसके अंदर लोग रहते हैं, तो ऐसे धन कमाने के उद्देश्य से जो लोग हैं और जो फर्म हैं, उनके स्वामित्व में भी कुछ दुर्लभ संसाधन होते हैं जिनसे वो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिससे वो लोग लाभ कमा पाएं। तो उसमें दोनों प्रकार की प्रणालियां रहती हैं, सरकारी भी और निजी भी। हम लोगों ने पढ़ लिया कि संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है। तो संसाधनों के आवंटन का एक उदाहरण भी आपकी इस किताब में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था दिखाई है जिसमें केवल और केवल गेहूं और साइकिल का ही उत्पादन किया जा रहा है, और जो पूरे संसाधन है उससे एक काल्पनिक एक चीज है कि काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। तो इसमें 5 संभावनाएं हैं, आ, बा, सा, दा और घा। तो जो पहली संभावना है, उत्पादन संभावना, उसमें केवल और केवल गेहूं का उत्पादन हो रहा है, साइकिल का उत्पादन शून्य है, मतलब साइकिल बनी नहीं रही है। तो उस समय वो 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन कर पा रहे हैं, जबकि सारे संसाधन केवल और केवल गेहूं के उत्पादन के लिए आवंटित किए गए हैं। दूसरा जो बा है, बा में आप देख पा रहे हैं कि संसाधनों का आवंटन दोनों चीज़ों के लिए किया गया है। तो वो जो गेहूं है वो 8 कुंटल गेहूं बना पा रहे हैं और 30 साइकिल बना पा रहे हैं, जबकि जो सा है उसमें 5 क्विंटल गेहूं बना रहे हैं और 60 साइकिल बना रहे हैं। और जो अंतिम जो घा है उसमें दिखाया गया है कि गेहूं का उत्पादन शून्य हो गया है, मतलब सारे संसाधन उन्होंने उठा के इसको आवंटित कर दिए गए हैं साइकिल के लिए, केवल साइकिल के निर्माण के लिए सारे के सारे संसाधन आवंटित कर दिए हैं। तो केवल 100 साइकिलों का निर्माण हो पा रहा है। तो इस प्रकार से जो वैकल्पिक उत्पादन संभावनाएं हैं, जो विकल्प हैं बहुत सारे आपके पास उपलब्ध, उनके लिए जो दुर्लभ संसाधन हैं जिनसे ये गेहूं और साइकिल बन रही थी, जो संसाधन हम लगा रहे थे, उनको विभिन्न संयोगों में लगाया जाता है। विभिन्न संयोगों में मतलब ये जो आबा सादा घा देखे अपनी ही बहुत सारे संयोग हैं। तो ये यहाँ पे केवल 2 ही विकल्प थे, लेकिन अर्थव्यवस्था क्योंकि बहुत जटिल होती है उसमें अनेकों विकल्प रहते हैं, और फिर वहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं, अपने संसाधन कहाँ लगाने हैं। तो समस्या ज़्यादा जटिल हो जाती है। उस समस्या को आपने इस सिंपल से रूप में देखा। तो ये सब निर्धारित करता है कि भाई गेहूं आपको, अगर जनसंख्या आपके पास ज़्यादा है, खाने वाले बहुत लोग हैं, खाने की डिमांड ज़्यादा है, तो आप गेहूं का उत्पादन बढ़ा देंगे। अगर खाने के आपके पास भंडार पर्याप्त मात्रा में है तो आप उस समय साइकिल का उत्पादन कर सकते हैं उन्हीं संसाधनों को लगाकर। तो ये कई सारे आप इस प्रकार से चीज़ों को देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो अगला है संसाधनों का पूर्ण उपयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें पता है कि संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, संसाधन दुर्लभ होते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हर अर्थव्यवस्था ये ध्यान रखे कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो। अगर संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो। इतना बड़ा शब्द हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है आपकी किताब में दिया हुआ, यदि अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार मिल रहा है, मान लीजिए सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, आप केवल मानव संसाधनों की बात कर लेते हैं, तो केवल अन्य वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करके ही किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। मतलब अगर सारी की सारी चीजें आपने केवल साइकिल में लगा रखे हैं, सारे मानव संसाधन, तो आप जब कुछ साइकिलों का त्याग करेंगे तभी ही कुछ मात्रा में गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे। समझ रहे हैं कुछ आप? केवल अन्य वस्तु मतलब साइकिल की कुछ मात्रा का त्याग करके ही किसी वस्तु की मात्रा मतलब गेहूं की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और ये कब है, ये एक आदर्श वाक्य था जो अभी हमने बोला, ये तब है जब उत्पादन पूर्ण कुशलता से होता है। कैसा होता है? पूर्ण कुशलता से होता है। किसी भी संसाधन का कोई भी व्यर्थ का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, तो तभी ये संभव है। लेकिन
होता क्या है वास्तव में, अधिकतर उत्पादन कुशलतापूर्वक नहीं होता है। जो उत्पादन है उसको लोग कुशलतापूर्वक नहीं करते हैं, नहीं हो पाता है किसी कारणवश। तो उससे क्या होता है, साधनों को पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है तथा उत्पादन अर्थव्यवस्था की सर्वश्रेष्ठ क्षमता से कम होता है। ये बिल्कुल वास्तव में ऐसा ही होता है। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि कहीं लोग आपके जानने वाले बेरोजगार होंगे, बल्कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो लोग बेरोजगार होंगे। तो ऐसा बहुत कुछ संभव है। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपनी जो खेती करते हैं उसमें केवल साल में एक ही फसल निकालते हैं। ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया शुरू में आपको कि संसाधन दुर्लभ हैं। संसाधन का अगर आप पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। अतः ये सुनिश्चित करना भी अर्थव्यवस्था का एक कर्तव्य है, अर्थव्यवस्था की ड्यूटी है। क्या है कि दुर्लभ संसाधन बिना उपयोग के या उनका बिना कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है या फिर अल्प प्रयोग में ना रहे, मतलब केवल कुछ मात्रा में आप प्रयोग कर रहे हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है, अर्थव्यवस्था का उत्तरदायित्व है, इसको आप ध्यान रखिए। संसाधनों में संवृद्धि, संवृद्धि हमें पता है ग्रोथ, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी पढ़ी थी पहले पिछले चैप्टर में। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, मतलब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में बात की थी। तो होता क्या है, अगर हम लोग जो संसाधन होते हैं श्रम, पूंजी और तकनीकी, उसमें अगर समय के साथ साथ अगर वृद्धि हम करेंगे, समृद्धि होगी, तो हम जो दुर्लभता है, संसाधनों की सीमितता है, उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होनी चाहिए और संसाधनों के प्रभावशाली संवर्धन के द्वारा ही समाज उच्च जीवन स्तर का आनंद उठा सकता है। मतलब एक विकासशील देश विकसित तभी हो सकता है जब वो संसाधनों का प्रभावशाली संवर्धन करे, मतलब संसाधनों की में वृद्धि करे। खासतौर से किन संसाधनों में, पूंजी, श्रम और तकनीकी संसाधनों में। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनमें वृद्धि की जानी संभव है। तो जो तीसरा जो बिंदु इसमें आप याद रखिएगा कि यदि संसाधनों में वृद्धि नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं देश, जो विकासशील देश हैं वो विकासशील ही रहेंगे, मतलब जो अल्प विकसित हैं या कम विकसित हैं वो कम विकसित ही रहेंगे अगर उनके संसाधनों में वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको प्रयत्न करना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो लोग अपने संसाधनों में वृद्धि करते हुए चलें, ताकि जो एक पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि हो पाए और सभी लोगों का जीवन स्तर जो है उठ सके, ऊंचा हो सके और सभी लोग उच्च जीवन स्तर का आनंद उठा सके। तो धन्यवाद। ये चैप्टर क्योंकि छोटा था तो एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। तो इसमें हो सकता है आपको कई चीज़ें अभी समझ में ना आए, लेकिन आप इसको एक बार सुनिएगा दोबारा से और अपनी किताब में पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत रोचक विषय है। तो अभी मैंने आपसे हर बार अनुरोध करता हूँ, इस बार भी अनुरोध है कि आप लोगों को जो समझ में ना आया हो आप पूछिए, और वैसे भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई या कुछ चीज़ अच्छी लगी या कुछ चीज़ बुरी लगी या कोई समस्या आपको आ रही है पढ़ाई में, तो आप लोग हमें कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ साथ एक अनुरोध और है कि अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में जो जानकारी है वो शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ उठा सके। धन्यवाद।